हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जर्नल अवेयरनेस का अंकित प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, जीके का और साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, कहीं से भी जाके आप सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना। टोटल 25 क्वेश्चन है, 20 प्लस सही करने का टारगेट। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। इस वीडियो का क्विज टेस्ट भी होगा आज रात 9 बजे। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हो, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करो टेलीग्राम। या फिर लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए @अंकित38। अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। रात 9 बजे क्विज टेस्ट होगा। देखिए, एसएसआर के लिए हम पहले बैच लाने वाले थे, लेकिन बैच रेडी नहीं हो पाया। अब मैं आपको बता देता हूँ एसएसआर के लिए क्या क्या प्रोवाइड करूँगा। एसएसआर के लिए मैं आपको जीके का नया पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ उस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, कम से कम 12 से 13 नंबर आपको जीके में मिल जाएंगे उसी पीडीएफ से। फिजिक्स का पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। जो नए सब्सक्राइबर्स है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, फिजिक्स का महा पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, उस पीडीएफ को बाई कर लीजिए। हिंदी में है, 10 से 12 नंबर वो पीडीएफ आपको दिला देगा सीधा सीधा। इसके अलावा नेवी एसएसआर के लिए 1 जून तक हम 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। टेस्ट सीरीज हर बार जो मेरी टेस्ट सीरीज होती है, अंकित टेस्ट सीरीज, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नंबर दिलाती हैं, तो इस बार भी आपको नंबर दिलाएंगी। बस इतना ही कंटेंट हम नेवी एसएसआर के लिए देंगे। बाकी नेवी एमआर के लिए तो हमारा बैच आ चुका है, वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं, ये पूछा गया। देयर आर मंत्राज इन ऋग्वेदा। देखो, वेदों से क्वेश्चन एक आता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। बताइए ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं। 0.25 निगेटिव मार्किंग है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टेस्ट को लगा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ देंगे, गलत हुआ तो 0.25 आपका नंबर कट जाएगा। ऋग्वेद में टोटल 1028 मंत्र होते हैं। समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त मतलब वही मंत्र, और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। हालांकि मंत्रों या फिर ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी दिया गया है। इतनी जानकारी याद रखिए। मैं पहले ही बताया था कि जो नेवी के अंकित प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा हूँ, इनके नोट्स बनाना, नोट्स बनाते रहना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, बिंबिसार का शासक था। बिंबिसार वॉज द रूरल ऑफ, कहाँ का शासक था, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंबिसार मगध का शासक था। ए विल बी द राइट आंसर। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ पर बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। ये तीनों पॉइंट कॉपी में नोट कर लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेगुर सॉइल इन इंडिया। सॉइल चैप्टर से क्वेश्चन नेवी का फेवरेट है ये चैप्टर। एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा। बताइए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। ब्लैक सॉइल। देखो, काली मिट्टी की एक विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। ये पॉइंट बनता है ना इससे। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये एक पॉइंट बना। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग और मैसूर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आपने देख लिया। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम और लौह तत्व पाए जाते हैं। इसमें कमी किस किस की जो होती है, पोटास, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। अच्छा, कपास की खेती के लिए ये मिट्टी आपकी विशेष रूप से उपयुक्त होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से बनता है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसके नोट्स बनाते जाइएगा। फोर्थ नंबर देखिए, किस नदी को पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। विच रिवर इज़ नोन एज द येलो रिवर। टिक करिए फटाक से। ए नंबर राइट आंसर होगा, वांगो नदी को येलो रिवर कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर। देखिए, वांगो नदी जिसकी लंबाई लगभग 5400 किलोमीटर है, ये चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
इसे पीली नदी येलो रिवर भी कहा जाता है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो यह अपने पीछे पीले अवसाद छोड़ जाती है। यह भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी उत्तरी चीन के मैदान एवं महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में आवास और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको समझाया। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतया बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विच लैंग्वेज इज कॉमनली स्पोकन इन तमिलनाडु एंड श्रीलंका? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हालांकि आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तमिल भाषा बोली जाती है श्रीलंका और तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतया बोली जाने वाली भाषा तमिल है। तमिलनाडु निवासी श्रीलंका में मुख्यतः जाफना जो द्वीप है उस पर निवास करते हैं, जो कि तमिल बोलते हैं। डेली करंट अफेयर हमारी ऐप पे चलती है। अभी आपको मैं जो भी प्रैक्टिस सेट करवाऊँ उसमें करंट अफेयर नहीं देता हूँ। उसका रीज़न यही है कि हम आपको डेली में फ्री में करंट अफेयर देते हैं। तो जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हो, डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक दिया हो, उसको डाउनलोड करिए। जाएंगे तो ऐप के अंदर यहाँ पे देखिए करंट अफेयर वाला ये सेक्शन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक की पूरी करंट अफेयर का डेली पीडीएफ अवेलेबल है। और डेली यहाँ पे पीडीएफ हम सुबह 10 से 12 बजे तक अपडेट कर देते हैं। इस तरीके का पीडीएफ जिसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर और डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये फ्री पीडीएफ है, आप जाइए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, करंट अफेयर वाले सेक्शन पर जाके इन पीडीएफ्स को पढ़िए। इन पीडीएफ से क्वेश्चन रिफाइन करिए जो आपके मतलब के। जैसे 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलता है तो इसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिए। 2 से 3 नंबर करंट अफेयर का आता है। अगर 3 नंबर पूरे के पूरे अगर आपको चाहिए तो फिर आपको करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। बाकी ये मान के चलो कि 70% लोग तो करंट अफेयर पढ़ते नहीं हैं, कि लास्ट में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे उससे हो जाएगा। आप पढ़िए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फ्री में करंट अफेयर अवेलेबल है, जाके अपनी डेली की पीडीएफ डाउनलोड करिए, पढ़िए। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलाटी भाषा किस राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? कोलाटी लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपुल लिविंग इन, बताइए ऑप्शन। राइट आंसर ए नंबर राइट आंसर होगा। कोलाटी भाषा आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है। लैंग्वेज चैप्टर उससे क्वेश्चन आएगा। देखिए बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। महाराष्ट्र में कोल्हाटी के अलावा मराठी भी बोली जाती है। बिहार भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। उड़ीसा ऑप्शन में है, उड़िया बोली जाती है। आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में है, तेलुगु बोली जाती है। याद रखेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। सभी राज्यों की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। नागालैंड कोहिमा ये क्वेश्चन में था। सिक्किम गंगटोक। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक। 8th नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब? ये है बढ़िया क्वेश्चन, जनजाति से क्वेश्चन है, बताइए। सी नंबर राइट आंसर होगा। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पहाड़ियों पर रहते हैं। अच्छा, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? टोडा भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो पशुपालन होता है, टोडा जनजाति वालों का। ठीक है। 9th नंबर, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। अब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इनको तैयार करिए, बहुत समय अभी आपके पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केरल वो राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? देखिए, केरल, भारत के केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चारों के नाम देखिए। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिकोड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चारों हवाई अड्डा आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में है।
10th नंबर देखिए, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? बताओ कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कुछ और परियोजनाएं देख लो, जैसे ये आपका पैथन पूछी गई है, महाराष्ट्र में है। कुछ और भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पैथन को जायकवाड़ी भी कहते हैं, तो जायकवाड़ी विद्युत परियोजना पूछा जाए तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। और किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। ये देख लीजिए रतले पन बिजली परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में है, पेरियार नदी पर है। माही पन विद्युत परियोजना ये आपकी राजस्थान में है, माही नदी पर है। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी पर है। तिस्ता परियोजना भी पहले पूछी जा चुकी एग्जाम में, पश्चिम बंगाल सिक्किम में है और यहाँ पे इस नदी पे तिस्ता नदी पे है। तो इतनी परियोजनाएं याद रखिए, इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो कम से कम 1 नंबर आपका जाना नहीं चाहिए। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वॉट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा ऑफ इंडिया? बताओ जल्दी से। डी नंबर राइट आंसर होगा। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। मैंग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में जो सुंदरवन का क्षेत्र है वो 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसमें से 4,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सुंदरवन का क्षेत्रफल 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और इसमें से 4,263 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव जो वन है वो आपका फैला हुआ है, विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखिए 12th नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लोकेटेड? आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए क्वेश्चन रखा है। हो सकता है आप में से किसी ने भी ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया हो, तो बस गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ये याद रखिए केवल कि 1935 में हुई थी 1 अप्रैल में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टार्टेड इन विच ऑफ दीज रीजन्स? 1929 की जो महामंदी है वो किस क्षेत्र से स्टार्ट हुई थी? उत्तरी अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इतिहास में महामंदी या फिर भीषण मंदी 1929 से 1939 के नाम से जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। इसकी शुरुआत उत्तरी अमेरिका से हुई थी, यही क्वेश्चन में था। इसकी शुरुआत देखिए 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट से हुई थी तथा 1930 से लेकर 1933 के बीच में दुनिया के सभी प्रमुख देशों में फैल गई थी ये महामंदी। अच्छा, इस महामंदी में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हुए थे। 5,000 से भी अधिक बैंक बंद हो गए थे इस महामंदी में। इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जाए बता देना। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं भाई, तैयार करिए, आप इनके नोट्स बनाइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए समझिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 1875 में हुई थी, जिसे भारत सरकार ने 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्रदान की। वर्तमान में 4800 से भी अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं बीएसई में। ठीक। 15th नंबर देखिए, जनगणना से क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है?
अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? बताओ। नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो, मध्य प्रदेश में थी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश, एमपी, बी नंबर। 2011 की जनगणना जो थी ये 15वें क्रम की जनगणना थी। इसका आदर्श वाक्य याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये अगर पूछा जाए एग्जाम में तो। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई। 1881 से लगातार होती आ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी सबसे ज़्यादा, यही क्वेश्चन में था, तथा नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुबह मुदगल किससे संबंधित है? सुबह मुदगल इज रिलेटेड टू, बताओ जल्दी से। ये आपकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखो थोड़ा सा समझो, सुबह मुदगल ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। इनको 2000 ईस्वी में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक बताइए, फिर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? द बुक नो नेशन फॉर वुमेन इज रिटन बाय होम, बताओ 17वां का राइट आंसर। अब बुक तो एक आपसे पूछी जाएगी, अभी बता रहा हूँ, कॉपी पेपर में जहाँ पे नोट्स बनाना लिख लो। स्टेज 1 में आपसे एक बुक पूछी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय कोई बुक पूछी जाएगी, और इतनी टफ होगी कि आपने उसको सुना भी नहीं होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी टफ से टफ आपको करवा सकूँ। स्टेज 2 में जब जाएंगे फिर वही आपको भारतीय कोई बुक पूछी जाएगी जो कि बहुत आसान होगी। बताओ इसका 17वें का राइट आंसर क्या है? प्रियंका दुबे, नो नेशन फॉर वुमेन, ये किसकी कृति है? प्रियंका दुबे की, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो ऑप्शन है ये भी लेखक है, मानव कौल, इंदुमती और किश्वर देसाई। और हाँ, किश्वर देसाई। तो इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। एक पुस्तक है प्रेम कबूतर, ये मानव कौल इसके लेखक है। नो नेशन फॉर वुमेन प्रियंका दुबे, ये क्वेश्चन में था। ओरिजिन ऑफ लव ये किश्वर देसाई की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की बुक है। कम से कम ये चारों कॉपी में नोट कर लो। ऐसे ही बुक का एक एक क्वेश्चन तो हम डेली आपको करवा ही रहे हैं, ऐसे 4 5 5 तैयार होती जाएंगी। 18 नंबर देखिए, विश्व बांस दिवस हर साल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। एक क्वेश्चन दिवस से आएगा, मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में रखता हूँ एक, उससे साथ में 4 5 और करवा देता हूँ। 18 का राइट आंसर बताइए। प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विश्व बांस दिवस। विश्व स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 सितंबर को हर वर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अब देखो जानकारी समझो से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व बांस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? एंटवर्प बेल्जियम में है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2005 ईस्वी में हुई थी। देखो कुछ और यहाँ पे दिवस देख लो, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये 10 जुलाई को। CISF की स्थापना ये 10 मार्च को हुई थी। अच्छा, CISF का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख दो, और CISF की स्थापना कब हुई थी ये लिख दो, सन लिख देना, ठीक है। CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, स्थापना कब हुई थी ये लिखो। एक और है विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ये तीनों कम से कम कॉपी में नोट कर लेना, बहुत बार पूछे गए हैं। 19 नंबर देखिए, अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता हैं। द फर्स्ट विनर टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ड्रामा इन इंग्लिश इज। 19 का राइट आंसर बताइए। महेश दत्तानी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महेश दत्तानी थे जो अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता थे। महेश दत्तानी एक भारतीय निर्देशक, अभिनेता, नाटककार और लेखक हैं। महेश दत्तानी अंग्रेजी नाटक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में से ये याद रखना, देखिए, फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फॉर द क्वीन,
ये इनकी कुछ नाटक हैं जो प्रचलित है, शायद पूछा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप? बताओ, ये 4 देशों का ग्रुप है, इसमें से एक जो होगा ये इस ग्रुप से संबंधित नहीं है, मतलब 3 का ग्रुप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, म्यांमार। ये सार्क देशों का ग्रुप बना हुआ है जिसमें म्यांमार नहीं है, समझो यहाँ पे। श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान, ये तीनों ऑप्शन में है। 1985 में बने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के ये सदस्य हैं। म्यांमार इस समूह का सदस्य नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। सार्क के अन्य सदस्य देख लो, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा मालदीव। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा भूटान, ये आपके सार्क के सदस्य देश हैं। म्यांमार नहीं है, तो वही क्वेश्चन में था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कम से कम 3 आते हैं, दो तो मिनिमम है, किसी किसी में शिफ्ट में 3 भी मिलेंगे। स्टेज 1 में इतना टफ फुल फॉर्म आएगा कि आपने शायद पहले नहीं पढ़ रखा होगा। स्टेज 2 में आसान आएगा, एटीएम का आएगा, पैन का आएगा, एसएमएस का आएगा, आरटीओ का फुल फॉर्म आएगा, ऐसे आएंगे। लेकिन स्टेज 1 में टफ आता है, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा दूँ। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीओ, बताइए। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक और फुल फॉर्म देखिए, 3 तो आपके एग्जाम में आएंगे, हमने 2 रखे। एएआई का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएआई? राइट आंसर इसका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 2 फुल फॉर्म थे जो हमने कराए। करेंसी आपके एग्ज़ाम में श्योर है 150% की एक आएगी और एक आपका कैपिटल आएगा। बहुत स्टेज 1 में इतनी टफ आएगी कि शायद उस देश का नाम आपने पहले कभी ना सुना हो। मैं ऑलमोस्ट एग्जाम तक सारे देश जितने भी कठिन से कठिन हो सकते हैं, जितने आसान है वो नहीं कराऊंगा, वो आप खुद ही पढ़ लेना या कहीं ना कहीं से आपको पढ़ने को मिल जाए। जो कठिन कठिन है वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए, मनत किस देश की मुद्रा है? मनत इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बताओ। मनत ये है करेंसी अजरबैजान की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें 7 से 8 नंबर मिल जाए जीके में, बस इतना ही बहुत है। यार आप 3 फुल फॉर्म आएंगे, कम से कम फुल फॉर्म सारे रट लो। आप एक कैपिटल आएगी, कैपिटल रट लो, करेंसी रट लो, 5 नंबर तो आपके यही हो गए। सॉइल से एक क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर हो गए। और इसके अलावा बुक से भी आता है, 7 नंबर हो गए। ये 7 नंबर तो फिक्स है। गांधी जी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 8 क्वेश्चन, 8 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। देखिए, मनत अजरबैजान की मुद्रा है। अजरबैजान यूरोप और एशिया की सीमाओं में एक यूरोपीय देश है। अब इसकी कैपिटल भी पूछी जा सकती है, ये पॉइंट मैंने लिखा है, याद करो। बाकू इसकी राजधानी है अजरबैजान की। अधिकांश जनसंख्या अर्थात 95% से अधिक नागरिक इस्लाम का पालन करते हैं यहाँ पे अजरबैजान में। इसके राष्ट्रपति और हमने प्रधानमंत्री भी लिख दिया है, क्या पता पूछ ले। इसके राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव और इसके जो प्रधानमंत्री हैं अजरबैजान के वो हैं अली असदोव। ये दोनों नाम आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस? चलो ये तो आसान रख दिया मैंने, तो इसका जवाब आपने दे दिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिन्स्क सिटी, ये बेलारूस की राजधानी है। मिन्स्क सिटी बेलारूस की राजधानी है। मुद्रा देख लीजिए यहाँ की बेलारूस की, बेलारूसी रूबेल चलता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में बाकू था तो बाकू आपने पढ़ ही लिया ऊपर कि अजरबैजान की है और यहाँ की मुद्रा मनत है। एक ऑप्शन है मोरानी, तो ये कोमोरोस देश की राजधानी है और यहाँ पे कोमोरो फ्रैंक चलता है। एक देश है, एक ब्रसेल्स लिखी है आपकी राजधानी, ये बेल्जियम की राजधानी है और यहाँ पे यूरो चलता है। तो इन 3 में से आपको यूरो ये बेल्जियम वाली आती है ना, यही नहीं पूछी जाएगी। बाकी ऊपर की जो बाकू और मोरोनी राजधानी है वो पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? द फास्टेस्ट मेमोरी। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो हमने भी अपनी प्रैक्टिस सेट में रखा है। सबसे तेज मेमोरी ऑप्शन नंबर ए
काफ़ी लोगों ने कैश मेमोरी बोल दी होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रजिस्टर जो है ये आपकी सबसे तेज मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी आकार में बहुत छोटी तथा सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा के निर्देशों और मेमोरी के पतों पतों मतलब एड्रेसेस को अस्थायी रूप से स्टोर में रखता है रजिस्टर। यही सबसे तेज मेमोरी होती है। तो ये थे 25 क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट के, जिनका नाम है अंकित प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट मैं खुद ही बना रहा हूँ, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि 5 प्रैक्टिस सेट में टोटल 125 क्वेश्चन हुए, लेकिन कम से कम 500 क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी तैयार हो चुके हैं, है ना। इसीलिए ये अंकित प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन अंकित प्रैक्टिस सेट के थ्रू ऑलमोस्ट जीके आपकी करा दूँ। बाकी एक पीडीएफ आपको दूंगा एसएसआर के जीके का, वो पढ़ लेना। कहीं ना कहीं आपके घुमा फिरा के वीडियोस से और पीडीएफ से और टेस्ट सीरीज से पढ़ने पे आपको एटलीस्ट जीके में 15 या 14 या 13 से 15 नंबर तक आपको मिल जाएगा। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और आएगा भी नहीं, क्योंकि 18 क्वेश्चन ही आता है जीके करंट अफेयर मिला के। तो 13 से 14 या 15 नंबर तक ले आओगे, काफ़ी रहेगा। देखिए, नेवी एमआर के लिए हमारा ही अंकित बैच है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। स्टेज 1 और स्टेज 2 की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है, आप किसी भी टाइम इस बैच को परचेज़ करिए। परचेज़ करने के बाद आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे दे के इसमें जो क्लासेज हैं वो तैयार करिए। सभी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज हैं, मैंने नहीं रिकॉर्ड करी हैं। वाइट बोर्ड पे अलग अलग टीचर्स ने, मैथ के अलग टीचर हैं, जीके के अलग टीचर हैं, साइंस के अलग टीचर हैं, उन्होंने पूरा सिलेबस आपका बेसिक से कवर कराया हुआ है। इसके अलावा हमने नेवी एमआर के लिए अंकित ई बुक बनाया हुआ है, उसका पीडीएफ आपको इसी बैच में डाल दिया है। ये पीडीएफ ही आपको एटलीस्ट 25 से 30 नंबर दिलाएगी एग्जाम में। मंथली करंट अफेयर भी जून जनवरी से लेके जब तक आपका स्टेज 2 नहीं होता है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। 2023 में जो पीडीएफ बना था वो भी डाल दिया है, वो ऑप्शनल है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिर्फ ऑप्शनल के लिए डाल दिया है। इसके अलावा नेवी एमआर के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं परचेज करनी पड़ेगी, इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएगी। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी इस बैच से। मात्र 699 रुपये का ये बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आपके हमारे ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाइए, आपको बैच मिल जाएगा। पेमेंट करिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा तरीका है, ये मेरा नंबर है 9559251198। इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे सब चलता है। आप खुद पेमेंट करिए, किसी और से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, करवा दीजिए 699। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सअप है, तो उस व्हाट्सअप अकाउंट पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का। जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे देन मैं आपका जो नंबर है वो बैच में ऐड कर दूंगा, बैच ओपन हो जाएगा। आप इसके थ्रू परचेज़ कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर आप ऐप में जाइए वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट बैच है, और जाओ बैच को परचेज़ करके तैयारी करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।